नाजरीन की खिदमत में अथर का पुरखुलूस आदाब। नाजरीन, आईने हिंद के तहत खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा लेकर हम हाजिर हैं और आज का मौजू है हुकूक़ निस्वा। नाजरीन, इस्लाम की आमद से कबल अरब ममालिक में बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। हमारे मुल्क में भी शौहर के साथ बीवी को सती प्रथा के तहत ज़िंदा जला दिया जाता था। और अगर दौरे हाजिर की बात करें तो दौरे हाजिर में दहेज की लानत आज हमारे साथ है। दहेज के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म व तशद्दुद का ख़वातीन को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर से लेकर दफ्तर तक मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्मों का शिकार होना पड़ता है खातून को। नाजरीन, हद तो ये है कि आज बच्ची को हमल में ही ख़त्म कर दिया जाता है। बच्चियों के साथ किस तरह का सलूक हो, किस तरह से उनकी पैदाइश से लेकर और उनकी बाकी ज़िंदगी तक उनके हुकूक़ की पामाली ना हो, इसका इंतज़ाम और साथ ही साथ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म व तशद्दुद से महफूज रखने के लिए हमारे क़ानून में काफ़ी कुछ किया गया है। किस तरह के इंतज़ाम हैं, किस तरह के क़वानीन हैं, किस तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है ताकि वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। आइए देखते हैं। हमारे मुल्क में क़दामत परस्ती और अंधी अक़ीदत की वजह से ख़वातीन मुतस्सिबाना रवैये की शिकार रही हैं। माजी में उन पर तरह तरह के मज़ालिम होते रहे हैं, जैसे सती प्रथा के तहत शौहर के साथ जिंदा जल जाना या फिर जहेज की लालच में ससुराल वालों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करना। ख़वातीन को इन मज़ालिम से बचाने और समाज में इन्हें बराबर का दर्जा देने के लिए कई कानून बनाए गए हैं और आईन के आर्टिकल 3/15 के तहत औरत की हिफाजत के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। सती प्रथा जैसी क़दामत परस्त रवायत को सज़ा और जुर्म करार दिया गया। इंसदाद जहेज कानून 1961 लाकर जहेज के लालची लोगों पर शिकंजा कसा गया। ख़वातीन के घर में मारपीट पर तशद्दुद से निजात दिलाने के लिए इंसदाद घरेलू तशद्दुद कानून 2005 में बनाया गया। इस कानून में न सिर्फ ख़वातीन के साथ ज्यादती करने को जुर्म माना गया है, बल्कि शौहर के घर में रहने के हुकूक पर भी कानूनी मोहर लगाई गई है। इस कानून के बाद किसी भी खातून को शौहर के घर से बेघर नहीं किया जा सकता। घर से बाहर निकाले जाने या घर के अंदर तशद्दुद का शिकार होने पर वो इस कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ पा सकती है। मज़ालिम से बचाने के अलावा ख़वातीन की इक़्तिसादी सूरत को बेहतर करने और उन्हें समाज में मर्दों के बराबर दर्जा देने के लिए भी कानूनी तरीक़े इख्तियार किए गए हैं। नौकरियों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन नाफिज किया गया और इसके साथ ही औरतों को इंतखाबात में बतौर कैंडिडेट शामिल करने के लिए भी आईने हिंद में चैप्टर 19A शामिल किया गया, जिसमें उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो एक खास गिरोह की रहनुमाई कर सकें। ससुराल और वालिदैन के इमलाक में ख़वातीन को कानूनी हक हासिल है। दफ्तर में खौफ और तशद्दुद से आज़ाद माहौल देने के लिए एक और नया कानून लाया जा चुका है। ख़वातीन की हिफाजत और उनको इंसाफ दिलाने के लिए कौमी ख़वातीन कमीशन के अलावा रियासती ख़वातीन कमीशन भी तश्कील दिए गए हैं। नाज़रीन, औरत सिन्फ नाजुक है, उसको ख़ास तवज्जो की ज़रूरत हुआ करती है और इसका इंतज़ाम हमारे क़ानून ने बखूबी किया है। ज़रूरत है कि इस क़ानून को हम जानें और जानें कि हुकूक़ निस्वा क्या हैं, यानी औरतों के हुकूक़ क्या हैं। बहुत सारी मालूमात अब तक हमने हासिल कर ली है, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी भी हमको चाहिए। आइए देखते हैं अपने सेगमेंट गुफ्तगू के तहत माहिर क़ानून नूर फिरदौसी साहिबा से अपने रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी की ये बातचीत। नादरीन, हम आज बात कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक़ पर और हमसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट फिरदौसी साहिबा। फिरदौसी साहिबा, आपका खैर मकदम है और पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ क्या हैं। और जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि
औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका इस्तेसाल हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो आइन में कुछ कवानीन बनाए हैं वो कवानीन क्या हैं? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे लॉज हैं और वो बहुत डाइवर्स फील्ड में हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कानून हैं जिनकी मैं बात करूंगी, जो आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ायदे की बात हो सकती है, जिसमें कि हर औरत को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा उसके लिए वो किस तरह की अदालतों में जा सकती हैं और उनको किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, इस तरह से क्रिश्चियंस के ऊपर भी एक्ट्स है और मैरिज से रिलेटेड और डिवोर्स से रिलेटेड एक्ट्स है। सती सिस्टम था तो उसकी प्रिवेंशन के लिए भी एक एक्ट है और चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है। इस तरह से बहुत सारे कानून हैं जिसके तहत औरतें अपने हुकूक को हासिल कर सकती हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दाम करती रहती है और अभी नया कानून बनाया है जो डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से, तो ये क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा अच्छा एक्ट है और ख़ुद अपने आप में बहुत सारी चीज़ें औरतों को दे देता है, तो ज़रूरत नहीं है औरतों को कि कहीं और भी दावे फाइल करें। सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि औरत ने कोई मेंटेनेंस पिटीशन डाली है 125 CRPC में कि हमें मेंटेनेंस मिले, तो अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस में करती है तो वहाँ वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, वो मेडिकल ग्राउंड पे भी वो पैसा ले सकती है, वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी ले सकती है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट है। इसके तहत क्या होता है कि सपोज़ कि कोई औरत है, उसने कोई कंप्लेंट फाइल की अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि उसको मारता है, पीटता है या दहेज के लिए कोई प्रॉब्लम है या जो भी है, तो उसमें उसको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट देता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको विजिट करती है, उसको मिलती है दोनों को, और वो एक रिपोर्ट फाइल करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर। उसके बिना पे इंजंक्शन ऑर्डर्स भी लिए जा सकते हैं। सपोज़ करिए कोई औरत है, वो ये कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे सही से जीने नहीं देता और मुझे उसी घर में बहुत मारा पीटा जाता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने ही घर में मुझे एक कमरा अलग दे दिया जाए जिसमें मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूं। तो वो ऑर्डर भी लिए जा सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। आपने एक्ट की बात की, यकीनन वो एक्ट हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि ख़वातीन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? देखिए, सवाल का जवाब ये है कि लॉज तो बहुत ज़्यादा हैं और अवेयरनेस भी आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही है लोगों में, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है फ़िज़िकल वायलेंस को लेके, काफ़ी मीडिया में ये बातें उछली हैं और बड़े ग्रुप डिस्कशंस होते रहे हैं टीवी पे, और उसके बारे में कि उम्र क्या होना चाहिए औरत की और मर्द की शादी के लिए, वो भी बढ़ाया गया है अभी रिसेंटली। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस है लोगों के अंदर, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं है। हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उनमें एक ये कदम है कि ख़वातीन कमीशन भी कायम किए गए, तो क्या इसका कोई फ़ायदा है या इसका कोई फ़ायदा उठाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि बहुत सारे कमीशंस हैं, मैंने आपको अभी कहा कि जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये भी एक ऐसा कमीशन है जो औरतों के हुकूक के लिए लड़ता है, औरतों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और औरतें वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट्स करती हैं। हर एक एरिया में एक विमेन सेल होता है जहाँ पे कि ऐसी औरत जिसके ऊपर कोई ऐसा होता है, जैसे उसका हस्बैंड उसको परेशान करता है, शराब पी के आता है या उसको मारता है या बच्चों को ठीक से नहीं रखता है, जो भी इस तरह के मसले होते हैं, वो उन पर्टिकुलर सेल्स में लिए जाते हैं और उनकी सुनवाई होती है, जैसे कोर्ट की सुनवाई होती है। और मोस्टली ये कोशिश करी जाती है उन वुमेन सेल्स में कि दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाए और उनको समझाया जाए, तो कई बार मसले सॉल्व हो जाते हैं, और नहीं होते तो दोबारा वो कोर्ट में भी दावे फाइल किए जाते हैं। फिरदौसी साहब, एक बहुत अहम सवाल जो आज भी दिल को छू जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो मजबूर होती हैं रहम मादर में अपनी बच्ची का कत्ल करने के लिए, वो भी एक मसला है। उससे जहाँ एक तरफ ये कि नई नस्ल जो लड़कियों की खेप वो नहीं आ पाती, दूसरा ये कि औरतों के साथ भी ये इस्तेसाल है, जुल्म है एक किस्म का, तो इसको रोकने के लिए क्या कानून है? देखिए, इसके अंदर गवर्नमेंट बड़ा अच्छे स्टैंड्स ले रही है और आपने जगह जगह देखा होगा होर्डिंग्स पे लिखा है कि सेव गर्ल चाइल्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम भी हैं, जैसे एक आपने देखा होगा होर्डिंग्स में वो लाडली का भी है कि अगर आपका कोई गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ है तो आप जाके रजिस्टर कराइए और वो उनको एक प्राइमरी एजुकेशन देंगे या जो भी स्कॉलरशिप है वो है। तो लड़कियों के लिए को बचाने के लिए टू सेव गर्ल चाइल्ड इस तरह के गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं।
अच्छा, जहाँ तक एबॉर्शन की बात है कि हॉस्पिटल्स में होता है वो सब बहुत इलीगल है, लेकिन वही बात है कि कौन इस बात को वहाँ कंप्लेंट्स पहुँचाए, या कुछ उसमें कमी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी होती है और कुछ कमी उन लोगों की भी होती है जो परेशान होते हैं, शायद पुलिस तक वो पहुंच नहीं पाते, उनको एक सही तरीक़ा नहीं मिलता, या वो किसी भी डर और खौफ की वजह से पुलिस तक इन कंप्लेंट्स को नहीं पहुंचा पाते, या गवर्नमेंट तक या कोर्ट तक इन बातों को नहीं पहुंचा पाते, या पहुंचती भी हैं तो उनको दबा दिया जाता है वो। लेकिन ये सारे लॉज हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो वुमेन औरत को पूरा हक़ है कि वो जाके किसी भी फोरम के सामने इन कंप्लेंट्स को फ़ाइल कर सकती है, पुलिस को से मदद ले सकती है, हॉस्पिटल को ब्लेम कर सकती है, हॉस्पिटल के ऊपर दावा कर सकती है, और उन लोगों के ऊपर जो अबॉर्शन के लिए आते हैं और उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा, और जो डॉक्टर्स इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि ख़वातीन रिज़र्वेशन पर काफ़ी बातें हो रही हैं, और ये इसलिए भी हो रही हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या दूसरे शोबे जो हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आ सकें, क्योंकि औरतों की कमी हर जगह देखी जाती है। तो आप रिज़र्वेशन को किस हद तक ज़रूरी मानती हैं, और इसके लिए इसको हासिल करने के लिए क्या कानून है? बेसिकली जहाँ तक हम रिज़र्वेशन की बात करते हैं, हम खुद लॉयर हैं और हम खुद इस चीज़ को फेस करते हैं कि जो हमारे कोर्ट्स में भी देखिए जहाँ तक औरतें हैं वो हर तरह के डिपार्टमेंट्स में, हर तरह के ऑफिसर्स में काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि उनके घरों से कई बार उनको नहीं निकलने दिया जाता। कई बार वो बड़ी अच्छी लड़कियां होती हैं, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं या किसी भी तरह का वो बहुत अच्छी पोजीशन होल्डर्स हैं, लेकिन कई बार घर वाले उनको नहीं निकलने देते, कई बार उनको जॉब करने नहीं देते, कई बार हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जॉब करे, और इस तरह के बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो जहाँ तक 33% रिजर्वेशन का है, तो मुझे लगता है कि अगर ये रिजर्वेशन होगा तो कई सारे जगहों पे जहाँ पे कि औरतों को नहीं मिलता काम करने के लिए, तो उनको एक स्टेशन मिल जाएगा कि वो अपने आप को प्रूव कर पाएँ। एक सवाल और, बराबरी का सवाल। आइन में ऐसा कहा जाता है कि औरतों को मर्द के बराबर के हुकूक मिले हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम इसे नहीं देखते। जहाँ तक बराबरी का सवाल है, लॉ ने बराबरी के हुकूक दिए। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैंने मिस की वो ये है कि प्रॉपर्टी में जो बराबर का हिस्सा है वो 50% का हिस्सा हिंदू लॉ ने दिया है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2005। आई थिंक 2005 में एक अमेंडमेंट आई जिसके अंदर प्रॉपर्टी में 50% क्लेम कर सकती है औरत, जो पहले नहीं था। अच्छा, मुस्लिम लॉ में जो इनहेरिटेंस है उसमें बीइंग अ मदर और सिस्टर और डॉटर, ये हक़ पहले से ही है, इस्लाम ने दिया हुआ है कि औरत अपना शेयर क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी में। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपके हुकूक तो हमारे पास हैं जो आप, लेकिन ये कि किसी भी आप ये कह लीजिए, सपोज़ करिए मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने घर में अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगती हूँ प्रॉपर्टी में, लेकिन खुद घर से ही आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे और आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखो कैसी बहन है कि अपने भाइयों से लड़ रही है प्रॉपर्टी के पीछे, या ये कैसी बेटी है कि अपने बाप से प्रॉपर्टी अपनी मांग रही है। तो वो एक है कि घर से ही हमें पहले से ही थोड़ा है कि औरत थोड़ा दब के रहे, थोड़ा अपनी चीज़ों, अपने हुकूक को जानने के बावजूद ना मांगे तो अच्छा है। फिरदौसी साहिबा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि अगर ख़वातीन को उनके क़ानून के लिए या जो उनको एक्ट में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उनको बेदार करने के लिए किस तरीके से उनको अवेयर किया जा सकता है, किस तरीके से उनको बेदार किया जा सकता है, और NGOs की मदद किस हद तक ली जा सकती है? मैं भी ये बात बताने वाली थी कि NGOs इसमें बड़ी मदद कर सकती हैं, या जो हमारे यहाँ विमेन सेल हैं वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे गांव देहात में पंचायत होती हैं या गांव के कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो वो समझाते हैं, वो अवेयरनेस करा सकते हैं। अच्छा, ये जो NGOs हैं ये भी उस लेवल तक भी काम कर रहे हैं। हमने बहुत बार देखा है कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं लोग, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या NGOs हैं, वो खुद अपने आप में इस तरह की कुछ टीम्स बनाती हैं जो गांव में देहात में इस चीज़ की तालीम दें औरतों को कि वो अपने हुकूक के बारे में जानें और उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो
तो ये आप किन्हीं भी स्कूल्स की मदद से, एनजीओज़ की मदद से, पंचायत की मदद से, कमीशंस की मदद से, विमेन सेल्स की मदद से, गवर्नमेंट की एडवर्टीज़मेंट्स की मदद से, मीडिया जो बहुत अहम रोल अदा करता है, तो मीडिया के थ्रू जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं उससे आप इन सब चीज़ों की अवेयरनेस करा सकते हैं औरतों के बीच में। जो हिंदुस्तान की औरतें हैं उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है और वो अपने हुकूक़ को जान सकती हैं और अवेयर हो सकती हैं और कोर्ट्स में जा सकती हैं, पुलिस स्टेशंस में जा सकती हैं, कंप्लेंट्स कर सकती हैं। फिरदौसी साहिबा, आपने जो सवालों के जवाब दिए यकीनन वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि नाज़रीन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और उनके अंदर बेदारी आएगी, अवेयरनेस आएगी, वो जान सकेंगे कि उनके हुकूक़ क्या हैं और उनको हासिल करने के लिए हमारे आइन में कौन से क़वानीन हैं, कौन से कानून हैं और इसी तरीके से एनजीओज़ किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, उनका भी अच्छा ज़िक्र किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि नाज़रीन आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू के तहत अभी आपने देखा कि माहिर क़ानून नूर फिरदौसी साहिबा से हमारे रिपोर्टर की बातचीत में कि किस तरह से ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, चाहे वो दहेज की बात हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद की बात हो, चाहे हमल में उसको ख़त्म कर दिए जाने की बात हो, कितने सख्त क़वानीन हैं, इससे आप सभी आगाह हुए और आपको पता लगा कि क़ानून क्या कहता है हुकूक़ निस्वां के सिलसिले में। नाज़रीन, आईन हिंद ने मुख्तलिफ़ क़वानीन बनाए हैं औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुकूक़ निस्वां के लिए, जिसमें हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर तो बातचीत की, मालूमात हासिल की, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात बाकी हैं जिनके जवाब अब तक हम तक नहीं पहुँचे हैं और पहुँचना ज़रूर चाहिए। और न सिर्फ हमें उन सवालात के जवाब चाहिए बल्कि क़ानून की पढ़ाई कर रहे उन तमाम तालिबे इल्मों को भी चाहिए जिनको इस मौज़ू पर और मज़ीद मालूमात की दरकार है। तो आइए नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाब देखते हैं अपने आने वाले सेगमेंट रूबरू के तहत, जिसमें जवाब देंगे माहिर क़ानून। मेरा सवाल है कि क्या औरतों की हक़ की लड़ाई क्या वुमेंस लॉयर ही ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ सकती हैं? कानून की किसी भी किस्म की लड़ाई, किसी भी हक़ के लिए कोई भी वकील, एक वकील अपने आप में एक मुकम्मल वकील होता है और कानून की पढ़ाई करने के बाद ही वो इस बात का अहल होता है कि कानून की लड़ाई कोर्ट्स के अंदर लड़े। वकील के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि औरतों के हुकूक़ की लड़ाई कोई औरत ही लड़ेगी या मर्दों के हुकूक़ की लड़ाई कोई मर्द वकील ही लड़ेगा। वकील सबके लिए है और कोई भी वकील जिसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर गिरफ्त है, जो अपने केस के बारे में जानता है, बहुत ठीक और बहुत अच्छे अंदाज में अपने केस को कोर्ट्स में लड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक विमेन राइट्स के लिए सिर्फ एक विमेन लॉयर की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगी क्योंकि आजकल लड़कियाँ ज़्यादा उसमें आ रही हैं, वकालत में आ रही हैं, तो ज़रूरी है विमेन लॉयर्स के लिए ज़रूरी है कि वो विमेन के केसेस लड़ें और आगे बढ़ के लड़ें और अपनी जो उनकी शिद्दत से लड़ें उसको कि हाँ विमेन को क्या प्रॉब्लम थी वो उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमारा नाम खदीजा शेख है एंड आई एम अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। मैं अभी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछने जा रही हूँ मे बी हो सकता हो इस हमारी जो आज का टॉक है उससे बिल्कुल अलग हो, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डियर टू मी एंड आई हैव I had a very long discussion on this topic. मुझे क्वेश्चन पूछना है कि that why जो मुस्लिम लॉ है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मैरिज लॉ जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जो जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं, खरीदना या बेचना इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। But sir, I don't understand this concept that why Muslim marriage law is called contract. So, दो लोगों में किसी भी बात पर सहमति हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, किसी भी बात पर। इसमें ख़रीद फ़रोख्त नहीं, किसी भी चीज़ के लिए एक आदमी प्रपोज करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मुस्लिम लॉ में भी मुस्लिम लॉ में है निकाह और शादी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा और सिविल का भी यही प्रोविज़न है लॉज का। ऐसा है कि मुस्लिम लॉ में ये एक बहुत बड़ी एक मिथ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में कहा था कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है, मैरिज इज़ नॉट प्योरली ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट और सेक्रेमेंट दोनों हैं।
नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी उस चीज़ के लिए है, इसको हम वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं प्रोसीजर है कॉन्ट्रैक्ट का कि दो लोग तैयार हुए जिंदगी भर साथ रहने के लिए, 2 लोग तैयार हुए, इमोशंस भी हैं उसमें शामिल, उसमें अफेक्शन भी है, उसमें लव भी है, सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ों के लोग जो है एक तैयार हुए, सहमति हुए, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है साथ रहने की। इसका मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, आमतौर पे ऐसा बताया जाता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट ये मतलब ये है कि बहुत छोटा, जैसे कि एक बहुत फरोई सी चीज़ है, फरोई नहीं, उसमें इमोशंस के लिए तैयार होते हैं, उसमें लव है, पूरा ज़िंदगी का साथ रहना, वो भी उसके लिए एक सहमत हो जाना, एग्री हो जाना, वही एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है, एक सोशल एस्पेक्ट होता है, लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट अगर आप कहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसमें एक सोशल एस्पेक्ट भी है। इस्लाम में कहा गया है कि आदमी को चेस्ट रहने के लिए शादी ज़रूरी है, सुन्नत मुअक्कदा। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अब मेरी सुन्नत है मैरिज, तो सुन्नत को अगर कहा गया है मैरिज को, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकती है? फिर प्रोसीजर उसका कॉन्ट्रैक्ट है, मगर उसका जो स्पिरिट है वो सेक्रामेंट है। ये कह सकते हैं ये तमाम सारी चीज़ें, लव, इमोशन, पूरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसका पूरी ज़िंदगी, समाज, माशरे का पूरा जो है वो जो पैदा जो हुआ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से पैदा हुआ है। तो नाजरीन, रूबरू के तहत अभी आपने देखा कि किस तरह से माहिर क़ानून जवाब दे रहे थे उन सवालात के जो तालिब इल्म कर रहे थे, यानी क़ानून के तालिब इल्म उनसे सवाल कर रहे थे, और मौजू था हुकूक़ निस्वा, यानी औरतों के क्या हक़ हैं, उनके सिलसिले में क्या कानून हैं, और उन कानून का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाना चाहिए। नाज़रीन, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। पहले जो औरत जुल्म ज़्यादती की शिकार हुआ करती थी, आज अपने हक़ को बखूबी जानती है, और किस तरह से कौन से कानून के तहत उसको वो हक़ मिल सकता है, ये भी वो बखूबी जानती है। और इन तमाम सारी चीज़ों की मालूमात हमने हासिल की अपने आज के शुमारे में, जिसमें हमने बात की हुकूक़ निस्वा की। इंसाफ का दरवाज़ा के आइंदा शुमारे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अथर को दें इजाज़त। जानेंगे ख्वातीन के मसाइल। इजीली अवेलेबल है हम सबके घर पे ऐसा टॉवल रोल। जहाँ पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन है उस एरिया में इस टॉवल रोल को लगाना है और नी बेंड करके प्रेस करना है हमें अपनी कमर से उस टॉवल को। सीखेंगे मेकअप के तरीके। हाँ जी, हमें आईब्रोज में कलर डालना होगा, जैसे ब्राउन या ब्लैक हम वो डाल सकते हैं। तो अगर हम ब्राउन कलर्स में जाएंगे, थोड़ा डार्क ब्राउन में, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। लुत्फ उठाएंगे टेस्टी और हेल्दी खानों का। अब हम क्रंची चिकन सैलेड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा सैलेड तैयार। बात करेंगे फैशन डिजाइनिंग की। ये है तो ये ट्रेडिशनल है ना जी, तो ये ट्रेडिशनल अनारकली है, लेकिन इसमें क्या डाल दिया है? ये ड्रेप्स ये ड्रेप्स डाल दिया, जो साइड में एम्ब्रॉयडरी का पैच डाल दिया, ये ट्रेंडी हो गया। कुछ लम्हे फुर्सत के हमारे साथ गुजारिए। बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे और बरोज जुमा 1:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। आज़ादी के इस समारोह में हमारा उद्देश्य केवल उन नायकों के बारे में ही बताना नहीं है जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल थे। हम उन हजारों नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने गांधी जी के सैकड़ों साल पहले से इस देश में जगह जगह अपनी आज़ादी को बचाने के लिए संघर्ष किया। ये चिता की अग्नि भले ही बुझ जाएगी, पर मेरे हृदय में जल रही प्रतिशोध की अग्नि तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं इन अंग्रेजों को खाक में न मिला दूं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। लोहे का सीना रखने वाले योद्धा तोपों से नहीं डरते। इस श्रृंखला में दर्शकों को हम जो भारत का स्वाधीनता का स्वराज का जो संग्राम है जो 450 वर्षों का है उसको 3 चरणों में हम दिखाएंगे। दर्शकों को बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी स्वाधीनता या स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता है। जब तक मैं इन दुष्टों से अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो शिवाजी है, इनका संहार करना ही होगा अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। ये सीरियल एक साधारण मनोरंजक सीरियल ही नहीं है। इस सीरियल में जो बातें कही गई हैं, जो दृश्य दर्शाए गए हैं, जिन नायकों के बारे में बताया गया है, उन नायकों के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं, वो तथ्य और भी जगहों पर, कहीं म्यूज़ियम में, कहीं लाइब्रेरीज़ में, कहीं महत्वपूर्ण पुस्तकों में और टुकड़ों में, हर जगह मौजूद है। हमने केवल उसे संकलित करके आपके सामने समग्र रूप से पेश किया है।